8 दिनों की शानदार तेजी के बाद आज बाजार सुस्ताने के मूड में। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट, हालांकि बैंक और मिड कैप शेयर्स में रौनक। अनुमान से खराब टीसीएस के चौथी तिमाही के नतीजों से आईटी सेक्टर का सेंटीमेंट बिगड़ा। करीब 2% टूटा टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंडट्री में 1.5 से 3% की गिरावट। नतीजों से पहले इन्फोसिस भी 2% कमजोर। यूएस का जो हिसाब है, वी वर एक्सपेक्टिंग शॉर्ट टर्म कॉशियसनेस होगी एंड थिंग्स विल इम्प्रूव. What turned out is, given the banking crisis and what led to the financial volatility, things did not improve and went to the worst, and that is what has been impacting. अमेरिकी कारोबार को लेकर टीसीएस काफी सतर्क। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में टीसीएस के सीएफओ बोले, बीएफएसआई क्लाइंट कर रहे हैं खर्चों में कटौती, लेकिन यूरोप कारोबार अच्छी ग्रोथ की जताई उम्मीद। इस साल 40,000 कैंपस रिक्रूटमेंट भी होगा। एमडी और सीईओ पद पर संजय अग्रवाल के दोबारा नियुक्ति से रॉकेट बना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 15% उछला। बैंक के 33,48,000 शेयर्स में कई बड़े सौदे। किरीट पारिक कमेटी की सिफारिशें लागू होने के बाद फर्टिलाइजर शेयर्स में जबरदस्त तेजी। लगातार चौथे दिन खरीदारी। 4 दिन में फैक्ट 45% उछला। मद्रास फर्टिलाइजर 25%, तो आरसीएफ एनएफएल में भी 15% तक की तेजी। और बहुत तेजी से बढ़ने लगी है देश में कोविड मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में मिले 10,158 नए मरीज। 45,000 के करीब पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। $62 पॉइंट डाउन सेंसेक्स और 12 पॉइंट निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी मजबूती है। 150 पॉइंट की मजबूत तेजी के साथ मिड कैप में भी तेजी है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। 1150 गिरने वाले, 1600 बढ़ने वाले शेयर्स हैं। तो ये आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन आज का मूड जिसने कमज़ोर किया है वो है आईटी इंडेक्स। सारे बड़े दिग्गज शेयर्स में देखिए, छोटे में देखिए प्रेशर है, क्योंकि टीसीएस की कमेंट्री कमज़ोर है और अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट में। इसलिए आईटी इंडेक्स 0.25% कमज़ोरी के साथ कामकाज कर रहा है। तो इस ट्रेड सेटअप को कैसे ट्रेड करना चाहिए, इसी बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र, निफ्टी ने एक बहुत अच्छी चाल दिखाई। लगातार 7-8 दिनों से मजबूती का रुझान 17,800 पे आज भी खड़ा हुआ है। एफआई की तरफ से भी सपोर्टिव बाइंग है। कैसे अप्रोच करेंगे आप निफ्टी को? जी बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, निफ्टी के केस में हमने जब रेंज निकाल ली, जो 16,800 17,200 वाली हमने जो रेंज निकाल ली, उसके बाद से देखिए रुझान शॉर्ट टर्म तो पॉजिटिव हो गया है, बट उस रेंज के जो टारगेट्स थे मोटा मोटी वो भी आ गए हैं। तो इसीलिए अगर आप देख रहे हैं कल के सत्र से कि 17,800 17,850 के आसपास थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली भी आती जा रही है। तो आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ चल रही है और मेरे ख्याल से एक आध दिन और चल सकती है। तो ब्रॉडली हम इस रेंज में रहेंगे। अब मेरे को अब ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं तो मोटा मोटी एक टाइट रेंज बन गई है, जो बनी है तकरीबन 17,600 से लेके 17,850 के बीच में। तो आई थिंक ये रेंज रहेगी और रेंज के अपर एंड पे थोड़ा मुनाफा वसूली रहेगी। रेंज के लोअर एंड पे आए तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थोड़ा खरीदारी का कोशिश कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इन स्तरों से मुझे लग रहा है कि थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है। जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि एडवांस डिक्लाइन कल भी शुरुआती सत्र में जैसा खुला था उससे हल्का सा डीके होकर बंद हुआ। आज तो खुला भी थोड़ा वीक ही है और लग रहा है, देखते हैं शाम तक क्या होता है एडी लाइन में। सो एडवांस डिक्लाइंस अगर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और डिक्लाइंस कहीं ज्यादा होते हैं तो वो डेफिनेटली ये दर्शाता है कि एक प्रॉफिट टेकिंग का दौर जो है अभी चल रहा है। जो पिछला शॉर्ट टर्म रेंज का टारगेट आया है, लोग थोड़ा थोड़ा मुनाफा बांध रहे हैं। ओके, सर्वे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सुनवाते हैं आपको। किरीट पारिक कमेटी की सिफारिशें जब से लागू हुई हैं उसके बाद से जो इसके क्लाइंट हैं, जो इसके कंज्यूमर हैं, उनको सस्ती गैस का फ़ायदा काफ़ी मिल रहा है। उसमें सबसे बड़ा प्राइमरी सेक्टर है फर्टिलाइज़र। उसके स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी तेज़ी हमने पिछले 3-4 दिनों में देखी है। तो इस सेक्टर के आउटलुक को थोड़ा समझते हैं और इसकी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। इस पर हमारे सहयोगी लक्ष्मण राय बातचीत कर रहे हैं फर्टिलाइजर सेक्रेटरी अरुण सिंघल से। जी थैंक यू नीरज जी। दरअसल पिछले दिनों 2 बड़ी खबर आई। एक तो कि मॉनसून नॉर्मल होगा
और दूसरा कि नेचुरल गैस की कीमतें, घरेलू नेचुरल गैस की कीमतें सरकार ने घटाने का फैसला लिया नए फार्मूले के हिसाब से कहें तो। अब इन दोनों का फर्टिलाइजर सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐसी खबरें और आने वाली है, इस पर बातचीत करेंगे। फर्टिलाइजर सेक्रेटरी अरुण सिंघल साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। सबसे पहला सवाल तो ये कि 6 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में नेचुरल गैस प्राइस के नए फार्मूले को मंजूरी दी गई, जिससे उसकी अधिकतम कीमत अब जो है $6.5 पर MMBTU रह गई है। क्योंकि गैस का एक बड़ा कंपोनेंट होता है फर्टिलाइजर उत्पादन की लागत में, करीब 80 से 90% होता है। तो इससे लागत में कितनी कटौती आएगी और क्या उस कटौती से फर्टिलाइजर के दाम घटेंगे या फिर आप उसको फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? जैसा आपने कहा 80 से 85% यूरिया जो बनती है उसकी लागत गैस की लागत होती है, और गैस हम लोगों को डोमेस्टिक गैस भी मिलती है और बाहर से इंपोर्ट होकर भी गैस आती है। डोमेस्टिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 10% हमारे टोटल मिक्स में रहती है। सिर्फ 10% होती है? जी, 10% होती है। लेकिन जो कैबिनेट का फैसला हुआ उससे कीमतें इस डोमेस्टिक वाले कंपोनेंट की कम होंगी, एक बात यह है। दूसरी बात यह कि जो फॉरेन कंपोनेंट है गैस का, उसमें भी काफ़ी कमी कीमतों में आई है। जो स्पॉट गैस हम लोग अब खरीद रहे हैं वो आप समझिए लगभग $14 पर MMBTU पे खरीद रहे हैं, जबकि कुछ महीना पहले $60 $65 पे भी गैस मिल रही थी। तो कमी जो है वो डोमेस्टिक गैस में भी आई है, अंतर्राष्ट्रीय गैस की कीमतों में भी आई है, और जो यूरिया हम थोड़ी बहुत इंपोर्ट करते थे उसकी कीमतों में भी कमी आई है। तो सब कुछ अगर जोड़ लीजिए, लास्ट ईयर हमारा खर्चा जो यूरिया पे सब्सिडी में हुआ था वो लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए था, मोटा मोटा बता रहा हूँ। इस साल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ से काम चला लेंगे, तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बचत होनी चाहिए। तो ये जो अगले कारोबारी साल के लिए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो आवंटन किया गया बजट में, तो आपको लगता है कि इस पर ज्यादा नहीं मांगना पड़ेगा? क्योंकि पिछले कारोबारी साल में तो 2.5 हमको पूरी ऐसी आशा है कि 1,75,000 करोड़ रुपए में काम चल जाना चाहिए आसानी से, क्योंकि यूरिया में मैंने बताया आपको बचत होगी। और वैसे अगर आप DAP और MOP बाकी खादों को भी देखें तो जो खाद एक ज़माने में $900 से ऊपर चली गई थी DAP की कीमतें, अब वो घट के $550 $550 के आसपास चल रही हैं। इसी तरह से MOP की कीमत पिछले वर्ष $590 थी, इस वर्ष $422 हुई है। तो सभी खादों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरी हैं, क्योंकि जो वॉर का असर था वो ख़त्म हो रहा है। कई चीज़ें हुई, मतलब प्री यूक्रेन लेवल पे हम लोग पहुंच गए हैं। प्री यूक्रेन लेवल पे तो अभी पूरी तरह से नहीं आए, लेकिन हाँ आ रहे हैं, और 2 कारण इसमें रहे हैं। एक तो ये है खैर कि खेती तो दुनिया भर में उतनी ही ज़मीन पे होती है, तो खाद की खपत बहुत ज़्यादा बढ़नी है, घटनी नहीं है कभी भी। तो अगर खाद को रोक भी लेंगे मैन्युफैक्चरर्स कुछ दिनों के लिए और कीमतें हाई कर देंगे, अंत तो गत्वा तो खाद निकालनी ही पड़ेगी, करेंगे क्या उस खाद का? तो एक और सवाल ये है, परमानेंट नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा कि हमने, इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से ये किया कि हम किसी भी एक देश पे निर्भर ना रहें खाद की आपूर्ति के लिए। तो कोशिश करके ब्रॉड बेस किया हम लोगों ने। मोरक्को से बात कर रहे हैं, इजिप्ट से बात कर रहे हैं, जॉर्डन से, ओमान से, बहुत सारे देशों से खाद आती है। तो किसी भी एक देश पर अगर हमारी निर्भरता ज़्यादा होती है तो हम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के फ्लक्चुएशन के ज़्यादा विक्टिम होंगे। लेकिन अगर हम ब्रॉड बेस कर लेते हैं, कनाडा से, इजराइल से, सब जगह से लेते हैं, तो ये दिक्कत कम आएगी। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी के तौर पे रही कि हमने बहुत सारे देशों से खाद लेनी शुरू करी है और उसको हम आगे बरकरार रखेंगे। एक सवाल मुझे नेचुरल गैस प्राइसिंग को लेकर के है कि जिस कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसको सरकार ने मंजूरी दी है, उसने ये भी कहा था कि हम लोग 2026 तक नेचुरल गैस के प्राइस को बिल्कुल डी कंट्रोल कर दे। फर्टिलाइजर सेक्टर क्या तब तक तैयार हो जाएगा डी कंट्रोल तरीके से गैस को खरीदने के लिए? अभी तो जो कैबिनेट का फैसला आया है उसमें डी कंट्रोल करने की कोई बात करी नहीं गई है, तो इसके बारे में थोड़ा प्रीमेच्योर है कि हम इस पर चर्चा करें। लेकिन जो भी कुछ होगा, जैसा मैंने कहा, फर्टिलाइजर उपलब्ध करानी ही है किसानों को, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और ये प्रायोरिटी है। तो कुछ भी होता है, जो भी होगा, कीमतें बढ़ेंगी घटेंगी, फर्टिलाइजर जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कीमतें बहुत बढ़ी तब भी फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया गया और कोई भी कीमत बढ़ाई नहीं गई। किसानों को जिस मूल्य में पहले मिल रहा था उसी मूल्य में देते रहे। एक दिक्कत ये होती है, जब भी फर्टिलाइजर खरीद के लिए सीजन आता है तो आमतौर पर कालाबाजारी शुरू हो जाती है, उपलब्धता में कमी आने लगती है। तो जो अगला सीजन है उसके लिए आप कितने तैयार हैं? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जितनी सीजन की आवश्यकता हो खरीफ की या रबी की, सीजन के शुरुआत में उसका 30% स्टॉक अगर हमारे पास है तो हम लोग मानते हैं कि सफिशिएंट स्टॉक है, कोई समस्या नहीं आएगी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस खरीफ सीजन में यूरिया की जो आवश्यकता आंकी गई है 170 लाख मीट्रिक टन आंकी गई है, और उसके विपरीत 65 लाख इस समय हमारे पास मौजूद है स्टॉक्स में, तो 30% से बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से अगर आप DAP को देखेंगे 55 लाख टन की आवश्यकता है
और आज की तारीख में हमारे पास 33 लाख टन यानी 60% लगभग Carry over उपलब्ध है गोदामों में। तो बहुत पर्याप्त उपलब्धता है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है फिलहाल। कमी नहीं आएगी। तो ये एक और चीज, आप लोगों ने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया था, नैनो यूरिया लाया था, अब नैनो डीएपी ला रहे हैं, तो क्या रोड मैप है नैनो डीएपी के को बाजार में लाने का, और किन किन कंपनियों से बातचीत चल रही है, और इससे सब्सिडी पर कितना असर पड़ेगा? नैनो डीओपी को 2 कंपनियों ने पेटेंट लिया है, एक इफ्को ने लिया है पेटेंट और दूसरी उत्पादन कोरोमंडल की है, CIL की। तो ये अरुण सिंघल जी हैं फर्टिलाइजर सेक्रेटरी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो गैस की कीमतें कम की गई हैं सरकार की तरफ से, उससे यूरिया सेक्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। गैस की कीमत कम होने की वजह से लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि एक मेजर पार्ट है यूरिया प्रोडक्शन के लिए गैस। साथ ही अवेलेबिलिटी बिल्कुल मेंटेन कराई जाएगी और देश का जो फर्टिलाइजर सेक्टर है पूरी तरीके से किसानों की सेवा के लिए तैयार है। स्टॉक आपके सामने, क्या ज़बरदस्त रैली इसमें लगातार बनी। आपको याद होगा जिस दिन यह नतीजा आया तो उस दिन हमने आपको सीधा सौदा बताया भी था कि इसके जो कंज्यूमर हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, कि 2 साल के लिए प्राइस कैप है और उनको मालूम है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होने वाली है। चलिए वापस आते हैं अपने दर्शकों की तरफ, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आदित्य जी मोहाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरा सवाल है, मेरे पास 440 शेयर्स हैं टाटा पावर के एट द रेट ऑफ 234.27। तो सर लॉन्ग टर्म व्यू पूछना था, होल्ड करूं कि एग्जिट कर लूं, और अगर अच्छा व्यू है तो इसको एवरेजिंग करना सही रहेगा क्या? सरवन जी बताइए, सवाल तो आपने सुन लिया होगा। जी जी, देखिए टाटा पावर में आई थिंक गए शोज में भी हमने चर्चा की। थॉट यही था कि देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्टॉक वीक है, इन द सेंस कि पुल बैक इसका कहीं खत्म हुआ और वापस मुझे लगता है कि जो हमने नीचे लोज रखे तकरीबन 180 के आसपास, 180 182 के लेवल के दोबारा से एक बार रिटेस्ट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर वो उतना शॉर्ट टर्म पेन अगर ये बेयर कर सकते हैं, 180 के आसपास तक का अगर करेक्शन है बेयर कर सकते हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म इनका नजरिया है तो ट्रेड में बने रहें। और बात रही जहाँ तक एवरेज करने की, तो आई थिंक अगर उन जोन्स में जाके स्टेबलाइज होता है, तकरीबन 170 180 के जोन्स में स्टेबलाइज होता है, तो आई थिंक डेफिनेटली लेने के भी मौके आएंगे। बट फिलहाल मैं वो राय नहीं दे रहा हूँ। फिलहाल मैं यही बोल रहा हूँ कि जो करंट स्थिति है इनके पास उसको होल्ड करके रखें, और नीचे में इसको डेफिनेटली एक बार रिव्यू करें। जब इनको एवरेज करना है तो दोबारा से एक बार राय ले सकते हैं। ओके, नई खरीद की राय नहीं है, लेकिन इसको होल्ड करने की राय बनती दिख रही है। अगला सवाल है स्वपन जाना का, जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए सब जाना साहब, क्या सवाल है? नमस्ते। मेरा पास जेके बैंक है 5000 शेयर, वो 51.69 पैसे। तो क्या करेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए? सरन जी शॉर्ट टर्म के लिए जेके बैंक अभी तो बिल्कुल इनके भाव के आसपास ही है। देखिए शॉर्ट टर्म तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें बोलने के लिए, क्योंकि फिलहाल स्टॉक एक रेंज ट्रेड कर रहा है, और रेंज को ऐसी बड़ी रेंज भी नहीं है। लास्ट एक हफ्ते 10 दिन की रेंज देखें तो तकरीबन 49 से लेके एक 52 53 की एक रेंज है। तो फिलहाल तो रेंज बाउंड है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा यहाँ पे हो नहीं रहा है। बट मैं इनको यही बोलूंगा, अगर इनके पास नजरिया इनका अच्छा है और इनके पास टाइम है और इसको 9 महीना प्लस दे सकते हैं, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। रुकना पड़ेगा जनरल साहब आपको थोड़ा, तभी इसमें फायदा आप कमा पाएंगे। शॉर्ट टर्म में तो बहुत छोटी सी रेंज में प्ले अप हो रहा है ये। अगला सवाल है पंकज जोशी का, हुबली कर्नाटक से। पंकज जी बताइए। जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरे पास फेडरल बैंक के 450 शेयर है, 128.5 से लिया हुआ है। अभी कुछ इसमें मूवमेंट दिख रहा नहीं है, कुछ 3-4 दिनों से ऐसे ही चल रहा है। क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या कुछ? ट्रेडिंग के लिए लिया है ना इसको? जी सर शॉर्ट टर्म के लिए है सर। कुछ 133 या 140 का कब तक आ सकता है भाव? 133.40 बताइए सरवेन जी। 135 मान लीजिए बीच का भाव आएगा अभी जल्दी में? देखिए बैंकिंग जो इनिशियली सब छोटे बैंक जो चले थे अच्छे मूव्स हुए थे लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, और उसके बाद अभी आप देखें तो लास्ट 1-2 क्वार्टर से उस मूव को बचाने की कोशिश चल रही है। तो थॉट यही है कि करेक्टिव फेज में ये है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे अप ही है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से सेटअप्स यहाँ पे अभी अच्छे हैं, बुलिश हैं। तो एज लॉन्ग एज ये 115 का स्तर मेंटेन करके रखता है तब तक लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टॉक में। तो 114.40 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 9 से 12 महीने का टाइम यहाँ देंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि पैसे बनेंगे। सरवेन जी इनका भी शॉर्ट टर्म का है? शॉर्ट टर्म का है सर, तो मेरे हिसाब से तो फिर एक अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म वाले हैं तो मेरे हिसाब से फिर एक स्टॉप लॉस लगा लें
तब इनको थोड़ा टाइट लगाना पड़ेगा। 123 रुपए 80 पैसे पे एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ठीक और है, ट्रेड में बने रहें। 123 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस से पंकज जी बने रहिए। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट, बाकी अगर ऊपर फायदा होता है तो फिर आप प्रॉफिट लेके निकलिएगा। अगला सवाल है धीमन का मुंबई से। धीमन जी बताइए क्या सवाल है। धीमन जी हेलो हाँ बताइए। सर, मेरे पास ना 5000 शेयर है जिंदल 100 के 79 में लिया हुआ है। क्या करना है, इसको होल्ड करें कि रख सकते, हम साल 2 साल और रख सकते हैं? सरन जी बताइए, जिंदल 100 में 5000 शेयर ले रखे इन्होंने, क्या करना चाहिए? जी देखिए, मेरा थॉट यहाँ पे ये है कि एक इन्होंने दायरा अपना जो बताया 1.5-2 साल का, आई थिंक डिसेंट है। दायरा इनका बहुत बढ़िया है। इसके सेटअप भी अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स यहाँ होने की कोशिश हो रही है। जो इसके क्रिटिकल स्तर रहे हैं, जो इसने 2016-17 का भी जो हाई बना है, वो हाई था तकरीबन 180-185 के आसपास। तो आई थिंक उसके ऊपर चला जाएगा तो बहुत बढ़िया ट्रैक्शन, बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। हो गया ना उसको? तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे, एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखें यहाँ पे। और स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से जो आ रहा है 149.40 पे आ रहा है। 149.40 के क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस से बने रहे और 182-185 के ब्रेकआउट के ऊपर आई थिंक बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ इनको दिखना चाहिए। अच्छा सरवन, मुझे इसका बताइए जरा, टीसीएस का क्या करना चाहिए? जी, ये सवाल आप पूछ रहे। हम रेगुलरली देखिए शोज पे बोल ही रहे हैं आपके कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में अभी भी गिरावट बाकी है। जहां से बोला वहां से 6-7% गिर चुका है और मुझे लगता है और एक 10-12% डाउनसाइड निफ्टी आईटी इंडेक्स की ही बाकी है। तो सारे के सारे स्टॉक्स प्रेशर में रहेंगे। मेरे लिए तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं है जो टीसीएस के रिजल्ट्स आए, जो नंबर्स आए, जो कमेंट्री आई। थॉट यही है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स ही आपको 28,000 वाला जो भी चल रहा है 28,400 पे, मुझे लगता है तकरीबन 26,000 के लोस को अपने रिटेस्ट करेगा वापस से। तो आई थिंक अराउंड 10-12% मोर डाउनसाइड्स यहाँ पे अभी और बाकी हैं। उनके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अगर किसी कारण से अगर 26,000 को होल्ड कर लेता है, बहुत अच्छी बात है निफ्टी आईटी, नहीं तो फिर और पिटाई भी पॉसिबल हो जाएगी। बट फिलहाल सबसे वीकेस्ट सेक्टर मुझे यहाँ पे लग रहा है निफ्टी आईटी। अगर टीसीएस खरीदना तो किस भाव पे खरीदना चाहिए? टीसीएस, हाँ नीरज जी आपकी आवाज चली गई, माफी हाँ, चाहूंगा। टीसीएस किस भाव पर? देखिए कंपेरेबल लेवल जो 26,000 के इंडेक्स पे टीसीएस था तकरीबन 29, 40, 50 के आसपास। तो आई थिंक 2800-2900 के स्तर, जो 2900 के स्तर आसपास अगर थोड़ी स्टेबिलिटी आती है टीसीएस में तो वहां डेफिनेटली एक बार कोशिश करेंगे। बट एज आई सेड कि काफी वीक लग रहा है स्पेस, काफी वीक लग रहा है सेक्टर, तो थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है यहाँ पे। किसी कारण से अगर 26,000 के स्तर टूट गए निफ्टी आईटी इंडेक्स में और 2900 के स्तर टूट गए टीसीएस में, तो ये सेक्टर और पिट सकता है। सो वीक है फिलहाल तो ले नहीं, और लेना है तो मैंने बोला 26,000 निफ्टी आईटी, 2900 टीसीएस, उसके आसपास डिसाइड करेंगे जब वो भाव आएंगे। 2900 के भाव अगर आए तो उसके बाद फिर विचार किया जाएगा कि इसमें क्या करें। धीमन मुंबई से जुड़े हुए, धीमन जी बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास बजाज 300 के 900 सेल्सियस, एवरेज प्राइस है 1609 के, तो अभी मुझे उसमें एवरेज करना चाहिए और आई मीन लॉन्ग टर्म, तो सेल आई कंटिन्यू और व्हाट शुड बी योर एडवाइस सर? 300 रुपये नीचे आ गया भाई बाइंग प्राइस से बजाज फिनसर्व। सरवन जी, बजाज फिनसर्व में क्या एवरेज किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे थॉट ये रहता है कि आप पहले देखिए कि बजाज फिनसर्व ने अभी तक किया क्या है। जो एक लेग, एक बुल मार्केट का, एक 14 साल का जो इसका बुल मार्केट चला है, 14-15 साल का बुल मार्केट, उसमें 14 रुपए वाला स्टॉक 1800 रुपए गया था। अब अभी तो कुछ भी करेक्शन आए नहीं। अगर इनको एवरेज जो है इनके पास पोजीशन उसमें बने रहे। मैं इनके एवरेज करने वाले सवाल पे जवाब दे रहा हूँ कि एवरेज करने की कोई इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। 14 साल तक स्टॉक चला है, अभी तक कोई भी 2 साल का करेक्शन इसमें अभी तक आया नहीं है। तो एवरेज की जल्दी ना करें, जो पोजीशन में बने रहें और कॉस्ट के आसपास या उसके ऊपर स्टॉप लॉस, जितना प्रॉफिट इनको जमता है उतना प्रॉफिट में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखें, और एवरेज करने की इसमें चेष्टा बिल्कुल ना करें अभी फिलहाल। एवरेज करने की चेष्टा बिल्कुल न करें, जिसमें है उस पर बने रहें। मिलन शाह मुंबई से जुड़ रहे हैं। मिलन बताइए क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास एसीसी सीमेंट के 25 शेयर है, परचेसिंग प्राइस है 2300 और 6 to 9 मंथ्स में होल्ड करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ इसमें? 6 से 9 महीने में पहले तो ये 540 रुपये ऊपर जाए तब इनका भाव आएगा। आएगा क्या सरवन जी?
नहीं, 6 से 9 महीने में तो मुश्किल लगता है, 6 से 9 महीने में मुश्किल लगता है। अगर वही टाइम फ्रेम आप मुझे देते हैं तो 6 महीने में बड़ा मुश्किल है कि ये वापस इनका भाव आएगा। थॉट यहाँ पे यही है कि आपको ये इसका जो क्वार्टरली सेटअप बना है और जो क्वार्टरली सेटअप चार्ट्स बन गए हैं, जो इसमें न्यूज और डेवलपमेंट्स आए उसके कारण से, अब मुझे लगता नहीं कि उस कैंडल का आधा भी ये काट पाएगा बहुत जल्दी। तो मुझे तो लगता नहीं कि 2000 के ऊपर भी जाके कहीं टिक पाएगा, और जब तक 2000 के ऊपर टिक नहीं पाता तब तक इसको लेने की तो बात बनती नहीं है। और थॉट यही रहता है कि जैसे मैंने भी टीसीएस के लिए बोला कि भाई करेक्शन नीचे के पेंडिंग है, तो मुझे लगता है कि फिसलेगा तो तकरीबन 1480 1500 तक भी फिसल सकता है। तो अगर उस तरह का ये रिस्क लेके खड़े रह सकते हैं तो खड़े रहे, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से उछालों में निकलने की कोशिश करें और बाद में इनको नीचे लेने के लिए मिल जाए ना, नीचे इनको लेने के लिए स्टॉक मिलेगा। ओके, अच्छा क्विक जवाब दीजिएगा। आशीष मिश्रा ने 500 टाटा केमिकल ले रखे 980 पर, स्टॉप लॉस क्या लगाएं इसमें? 3 से 6 महीने के लिए होल्ड करना है। जी, देखिए मेरे हिसाब से तो अगर मैंने इनका भाव बराबर सुना तो इनका स्टॉक तकरीबन इनके लिए डबल है, अगर ये 500 रुपए के आसपास चढ़े हैं, जो अगर मैंने भाव सही सुना है तो शेयर तो मेरे हिसाब से तो इनको राय रहेगी पे, सॉरी 500 शेयर लिए हैं 980 पे। 980 पे, ओके 980। आई थिंक मेरे हिसाब से जब तक ये मोमेंटम कंटिन्यू है, बने रहे हैं, एक कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 992 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग बेसिस पे, और नेक्स्ट 10 से 12 वर्किंग डेज में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। जब तक ये मोमेंटम चला और जो प्राइस आया वो इनके ऊपर छोड़ता हूँ, बट अगले 10-12 सेशंस में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स यहाँ पे अब खराब हो रहे हैं और इसकी पिटाई कभी भी हो सकती है। ओके, कविता का सवाल है कि इन्होंने मझगांव डॉक 730 पर और ग्रैन्युअल्स 310 पर दोनों 100 शेयर ले रखे हैं, क्या करें? जी देखिए, पहले तो मझगांव डॉक्स ले लेते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि इनको फिलहाल इस उछाल का इस्तेमाल करना चाहिए और ऊपर में कहीं अगर निकलने का मौका मिले तो आई थिंक 740 750 के अगर रेट्स आते हैं तो थोड़ा मुनाफा इनको यहाँ पे बांधना चाहिए अगर इनको मुनाफा है। और दूसरी बात रही ग्रैन्यूल्स की, वहां तो मुझे लगता है कि क्लियर कट ओवरऑल मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारे सेटअप्स अगर आप देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे वीकनेस रहेगी और 3 से 6 महीना यहाँ पे वीकनेस रहेगी। मेरे हिसाब से तो यहाँ इनको राय रहेगी कि एग्जिट कर जाएं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इनको 225 230 के आसपास दोबारा लेने के लिए मिलेगा, उस समय चाहे तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ निकल जाएं या उछालों में निकलने की कोशिश करें, बिकॉज नेक्स्ट 3 से 6 महीना ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। और गुरजीत गुलाटी ने पूछा रूट मोबाइल 1800 रुपये पे ले रखा है, क्या और ऐड करना चाहिए? सर आई थिंक इसका तो डेटा ही बहुत कम है, मैं इसको पास करना चाहूंगा। ओके, रूट मोबाइल पर कोई राय नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, इन्फोसिस में क्या करना चाहिए? आज नतीजे आने हैं। नहीं, बड़ा सिंपल सवाल है मेरे लिए तो ये, किसी के पास है तो निकलना चाहिए, लेने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए। आईटी इंडेक्स में जगह बाकी है अभी और सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में एक बार नीचे के लेवल्स चैलेंज होंगे, टूट भी सकते हैं। और इनफैक्ट इन्फी तो बहुत ज्यादा चला भी नहीं है। इन्फी का जो पिछला लो मुझे दिख रहा है वो 1350 के आसपास दिख रहा है मोटा मोटी, और अभी भी 1390 चल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर कट मुझे लगता है कि आईटी से बचें अभी फिलहाल, नेक्स्ट 3 से 6 महीना आईटी से बचें, एटलीस्ट 2 क्वार्टर तक आईटी में हाथ डालना ही नहीं है। 2 क्वार्टर तक आईटी में हाथ डालना नहीं है तो क्या आंध्रा पेपर में हाथ डालें? मयंक सराफ जी ने 2000 शेयर ले रखे 425 पे। जी मैं देख लेता हूँ। देखिए ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, तो वॉल्यूम्स तो बहुत कम होते हैं, बट या ओवरऑल सेटअप्स जब थोड़ा पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखता हूँ तो सेटअप्स अच्छे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल जिस ट्रेड में बने रहे, स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है इसलिए नया लेने को तो नहीं बोलूंगा, बट जो पोजीशन है उसमें बने रहे, और मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इसमें आएगा तकरीबन 400 रुपए के नीचे, 398.40 के स्टॉप लॉस से आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। अच्छा, आईटी के कॉन्ट्रेरी बैंक में आज तेजी है। बैंक में आपको लगता है कोई स्टॉक जहां पे प्ले किया जा सकता है? सर देखिए, अगर बैंक निफ्टी का आप ध्यान डालें, खाली पहले बैंक निफ्टी इसलिए दर्शाना चाह रहा हूं कि आप ये समझिए कि बैंक निफ्टी पिछले जनवरी महीने के बाद से, जब उसने पहली बार 42,000 तोड़ा, 42,000 तोड़ने के बाद से बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, और अब आ गए तकरीबन हम 4-5वें महीने में, 4-5 महीने हो गए बैंक निफ्टी किसी भी कारण से, आई डोंट नो, टेक्निकली स्पीकिंग बैंक निफ्टी जब तक 42,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ऑलरेडी 41,700 चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं है बैंकिंग साइड में, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो, निफ्टी में मेरे पास उतना अच्छा ट्रेड नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि
42,100 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी बेचा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको वापस नीचे में 39,500, 40,000 ये स्तर वापस यहाँ आते हुए दिखने चाहिए, जब तक 42,000 के ऊपर नहीं जा रहा। और 42,000 के अटेम्प्ट बहुत कर चुका है ब्रेकआउट करने के, लेकिन कर नहीं पा रहा। तो जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होएगा, मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी की स्थिति सुधरेगी। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से नेगेटिव है। तो बैंकिंग में तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट एटलीस्ट 15 से 20 दिन के लिए ये राय दूंगा कि बैंकिंग साइड में लॉन्ग साइड के सेटअप्स या ट्रेड्स ना लें, क्योंकि बैंक निफ्टी इटसेल्फ तकरीबन 8-10% गिर सकता है। ओके, अच्छा एक क्विक कमेंट चाहिए। एक बुलंदशहर से एक सवाल भेजा है नीरज ने ट्विटर पे। उनका सवाल है मन्नापुरम फाइनेंस के 200 शेयर हैं 125 के भाव पर। दिखाइए जरा क्या भाव चल रहा है। ये कह रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुक कर लें क्या? 125.90 पे तो चल ही रहा है भाई, प्रॉफिट कहाँ से बनाओगे आप? क्या करें बताइए, निकल जाए क्या? ये पूछना चाह रहे होंगे। देखिए बिल्कुल, आई थिंक यहाँ पे अगर मैं ब्रॉड ब्रश देखूं और इसको भी समझूं, तो मेरा मानना भी ये है कि भाई रिस्क है यहाँ पे, मेरे हिसाब से भी निकल जाना चाहिए। और अभी इनको नुकसान भी नहीं है, तो ये लकी है मेरे हिसाब से, बिल्कुल इसमें से निकल जाना चाहिए। इसमें से निकल जाना चाहिए। और चलिए यहाँ पे शुक्रिया करना है सरवेन जी का। बहुत शुक्रिया सरवेन जी, बहुत सारे सवाल हम लोगों ने लिए दर्शकों की मदद करने के लिए। और कुछ और भी आपके अगर सवाल रह गए हैं या कुछ और भी सवाल आप पूछना चाहते हैं मार्केट पे, इकोनॉमी पे, यूएस मार्केट पे, तो आप हमारे साथ 11:30 बजे जुड़िएगा यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर लाइव पे, और आपके सारे सवालों के जवाब हम लोग वहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही, कहीं जाइएगा मत। इसके बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1।